हेलो, नमस्ते गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ एडजेक्टिव्स। तो तीसरा पार्ट का छोटा ही सा है हमारा। तो इसमें है करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स। इसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के कुछ कुछ एडजेक्टिव हैं, उनके करेक्ट यूजों के बारे में कि उसे हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसों में। तो पहले दो शब्द हैं कि ईच एंड एवरी। तो सबसे पहले हम ईच का देखेंगे कि ईच का प्रयोग दो या उससे अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए होता है। जैसे कि कोई वस्तु या व्यक्ति है, अगर वे दो से अधिक हैं या दो हैं, दो या दो से अधिक हैं, तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का जो समूह होता है ना, जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, उसमें भी खिलाड़ियों का समूह होता है। पेन का पैकेट लेके आते हैं, उसमें भी कुछ पेनों का समूह होता है। अगर उनमें उनकी संख्या सीमित यानी कि निश्चित है, हमें पता है कि वह संख्या कितनी है, सीमित और निश्चित होती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हमें दिख जाए कि जहाँ पे ये चीज़ सीमित है, इतनी ही है, लेकिन समूह में है, और क्या बोलते हैं, समूह में है, निश्चित है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। वही इसका उल्टा है, उल्टा बोल सकते हैं एवरी। एवरी का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है, बट इसमें क्या होता है, संख्या असीमित होती हैं। इसमें कोई निश्चिंत नहीं है कि हमारा क्या बोलते हैं कि ये जो सीमित है या नहीं है, जो चीज़ें हैं वहाँ पे सीमित हैं या नहीं, या वहाँ पे ऐसा होता है सीमित, एवरी वाले में सीमित नहीं होती हैं कि कितनी चीज़ें हैं या कितना है वो। ओके। और ईच में क्या होता है कि हमारा कंफर्म रहता है कि यह इतनी है, क्लियर है, सीमित है, फिक्स है। इसमें फिक्स नहीं होती कितनी है। आइए उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला है ईच। ईच का यहाँ प्रयोग हुआ है, ये एडजेक्टिव ही है। ईच विशेषता बता रहा है, प्रत्येक। ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी का भी मतलब प्रत्येक होता है, या हर एक बोल सकते हैं। तो ईच डोर इन द हाउस इज लॉक्ड। तो अब देखिए कोई घर है, उसमें जो दरवाजे होंगे वो निश्चित तौर पे फिक्स होंगे, हमें पता होगा कितने दरवाजे हैं। ऐसा तो है नहीं किसी के घर में दरवाजे हैं आज कम है और कल आएंगे उसी घर में दरवाजे चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। सीमित हैं। किसी घर में फिक्स दरवाजे होंगे ना, किसी में 5 हैं तो वो 5 ही रहेंगे ना, जब तक कि उसमें कोई टूट फूट करके चेंज ना किया हुआ। और जब टूट फूट होके भी उसमें चेंजेस होगा तब भी हमें पता लगेगा ना कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए ईच डोर इन द हाउस, यहाँ पे एच बना हुआ है, इन द हाउस इज लॉक। तो इसमें देखो ऐसा होता है कि जब किसी भी जगह पे हमें दिख रहा है फिक्स होगा, यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे फिक्स ही है, तो वहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ईच डोर, तो किसी घर में क्या है, फिक्स ही दरवाजे होंगे, इसीलिए यहाँ पे ईच का प्रयोग किया है। ईच टाउन इन अमेरिका हैज़ लाइब्रेरी। इसमें भी यही है कि ईच टाउन तो अमेरिका में टाउन है, टाउन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लाइब्रेरी होती है टाउनों में, तो वही फिक्स रहती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है ही रोट मी। ही रोट मी अ लेटर एवरी डे। वह मुझे प्रत्येक दिन लेटर लिखता है। क्या आप इसमें बता सकते हैं कि फ़िक्स है या नहीं? नहीं बता सकते। क्या पता वह लेटर हमें कब तक लिखे, कितने दिन तक लिखे, कब कब ना लिखे, कभी कभी नहीं लिखता है, और कब से लिख रहा है, ये तो फिक्स होता है। लेकिन ये तो नहीं पता है ना कि कब तक चलेगा, वह कब तक हमें वो लेटर लेगा, ये फिक्स है नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई सीमित ही नहीं है कि वह लेटर कब तक लिखेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एवरी का प्रयोग किया गया है। अब वही वही हम नेक्स्ट में देखते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी एवरी सिटीजन टू कीप देयर सिटी क्लीन। एवरी सिटीजन यानी कि एवरी, प्रत्येक सिटी। क्या किसी सिटी में आप बता सकते हैं कि निश्चित संख्या कितनी है? कम ज़्यादा होती रहती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिटीजन की संख्या फिक्स नहीं है। एवरी सिटीजन मतलब हर एक सिटीजन को बोला जाए, लेकिन सीमित नहीं है। सिटीजन कब आ रहे हैं वहाँ पे, कब जा रहे हैं, इसमें कोई फिक्स तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे फिक्स है? मान लो आज यहाँ पे कुछ हैं और कल जाके वहाँ पे चेंज हो गए, कम हो गए, दूसरे शहर में चले गए, तो क्या फिक्स कर सकते हैं उनसे? नहीं कर सकते ना, वो फिक्स नहीं है। इसीलिए हमारा क्या हुआ,
एवरी यहाँ पे आया। आई होप पहला समझ में आया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा एडजेक्टिव है सम और एनी। तो जैसे कि सम है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कि सम का मतलब भी कुछ होता है, एनी का मतलब भी कुछ होता है। लेकिन सम का मतलब कुछ होता है, वो कम के लिए होता है। एनी का मतलब होता है कोई भी नहीं, ये नेगेटिव में प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन जो एनी है ना, उसका मतलब होता है कोई नहीं। हाँ, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। सम का मतलब होता है कुछ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। और यहाँ पे लिखा है कुछ का अर्थ देता है। तो इसका सेंटेंस है आई गेव सम गिफ्ट टू माई जूनियर। मैंने अपने जूनियर को कुछ गिफ्ट दिए। वही बात है, मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो कुछ है, इसमें कोई वो नहीं होता है क्या लगाऊँ क्या नहीं। सीधी सी बात है, सम है ना, सम का मतलब ही होता है कुछ। तो मैंने उसे कुछ गिफ्ट्स दिए, तो आई गेव सम गिफ्ट्स टू माई जूनियर्स। तो मैं सीधी सिंपल सी बात है, मैं लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये देखना अफर्मेटिव है या नहीं। ओके, तो देयर इज़ नो एनी एनिमल, मैंने बोला था ना नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए प्रयोग होगा। जैसे कि नो, जैसे कि यहाँ पे है देयर इज़ नो एनिमल। तो देखिए जब नेगेटिव आएगा तो हम वहाँ पे सम वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो एनिमल, एक, या हम बोल सकते हैं कुछ भी, एक भी एनिमल नहीं है। तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि, या ये भी हो सकते हैं हिंदी में कुछ भी एनिमल नहीं है, तो ये थोड़ा लिखेंगे कि सम, देयर इज नो सम एनिमल। यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे लगाएंगे देयर इज नो एनी एनिमल, नो एनी एनिमल। क्योंकि एनी का मतलब है कोई भी, एक भी यहाँ एनी का, सॉरी, एनी का मतलब है एक भी एनिमल नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तीसरा देखते हैं। तीसरा तो नहीं, इसी का आगे पॉइंट है। जैसे कि सम का प्रयोग इंटेरोगेटिव में भी किया जा सकता है, जो वास्तव में आदेशात्मक वाक्य यानी कि कमांड और रिक्वेस्ट होते हैं। जैसे कि ऐसा होता है जब हम किसी से कोई कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं ना, कि मुझे कुछ पैसे चाहिए या कुछ पानी चाहिए, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कमांड करते हैं, तो वहाँ पे हम सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सम का ही तो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ हमसे मनी मांग रहे हैं, कुछ पानी मांग रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैन आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ मनी ले जा सकता हूँ। उस रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कमांड कर रहा है। डू यू हैव सम वाटर, क्या आपके पास कुछ पानी है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सम का प्रयोग ऐसे इंटरोगेटिव में भी किया जा सकता है जिसमें उत्तर हाँ या ना में प्राप्त हो, जिसमें कुछ ऑफ़र किया जाए। जैसे कि देखो ऐसा होता है जब हमें कोई चीज़ हाँ या ना में बतानी हो, और जिसमें कोई चीज़ हमें दी जा रही हो कि क्या तुम्हें ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ऑफ़र लिखा है ना, ऑफ़र किया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम ब्रेकफास्ट, क्या आपके वो, जैसे कि इसमें हमें क्या कुछ ऑफ़र क्या कर रहा है, नाश्ता ऑफ़र कर रहा है कि क्या आप कुछ खाना नाश्ता करना चाहेंगे। तो इसमें मतलब कुछ ऑफ़र किया जा रहा है ना, क्या ऑफ़र किया है, ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सम हमारा एडजेक्टिव है और ब्रेकफास्ट में क्या ऑफ़र किया जा रहा है। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू हैव सम पेन, क्या आपके पास कुछ पेन है। इसमें भी देखो कुछ ऑफ़र सा है, इसलिए यहाँ पे क्या सम का प्रयोग किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा अब हम देखते हैं मच और मैनी का। तो मच का प्रयोग जो है ना, वो किसी वस्तु की मात्रा बताने के लिए किया जाता है, तथा मैनी का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसा होता है कि जो मच होता है ना, उसमें वह किसी वस्तु की क्वांटिटी को बताता है, ना कि संख्या को। वह मात्रा बता देगा कि यह कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है या कम है। तो मच का प्रयोग ये नहीं कि क्लियर किसी संख्या को बताए, यह संख्या को व्यक्त नहीं करती, ये सिर्फ उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताएगा कि उसकी मात्रा कम है या ज़्यादा है। और वहीं पे देखें मैनी, तो मैनी का प्रयोग जो है ना, वो कोई वस्तु या व्यक्ति होता है ना, उसकी संख्या को प्रकट कर देता है कि वह कितनी है, मतलब उसे दर्शा देता है कि यह चीज़ कितनी है। वही मच में क्लियर नहीं होता है यह कितनी है। और जैसे एग्जाम्पल देखते हैं माई मदर डज नॉट ईट मच फ्रूट, क्या आप बता सकते हैं कि
उसने कितने फल इसमें खाए हैं। इसमें लिखा माई मदर डज नॉट ईट मच फूड। तो इसमें यही है कि मेरी माता जी हैं, वो ज़्यादा फल नहीं खाती हैं। कितने फल नहीं खाती हैं, कोई क्लियर है इसमें? इसमें से क्वांटिटी को बता रहा है कि ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही खाती होंगी, बट कोई संख्या क्लियर नहीं हो रही ना कि हाँ वो कितने खाती हैं। नेक्स्ट है सी डज नॉट स्पेंड मच टाइम विद हर फैमिली। तो भाई अपना ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताती है। वह अपना ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ नहीं बिताती है। तो इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि हाँ वह कितना टाइम उसके साथ बिता रही है। तो इसमें एक तरीका ये है हमारा कि जो मच होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मैनी हमारा जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पे ये होता है अनकाउंटेबल। मैनी का होता है अनकाउंटेबल और इसका होता है काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन पहले पढ़ चुके हैं। नाउन काउंटेबल नाउन का होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का होता है जिसे हम ना गिन सके। तो मच का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैनी का होता है काउंटेबल, मैनी का होता है काउंटेबल और मच का होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो मच हमारा है ना वो अनकाउंटेबल के नाउन के लिए प्रयोग होता है, और काउंटेबल नाउन मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे कि कोई वस्तु है जिसे हम गिन सकते हैं, वहाँ पे मैनी का प्रयोग होगा, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे मच लगाएंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा क्या था, फ्रूट। फ्रूट को हम नहीं गिन सकते कि हम हमने ज़्यादा नहीं खाते। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ये बुझा था इसमें कि माई मदर डज नॉट ईट मच फ्रूट, कि मेरी माँ ज़्यादा फल नहीं खाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कितने फल नहीं खाती है? नहीं बता सकते ना, गिन लीजिए और बताना, अगर बता पाओ तो ठीक है। और यहाँ पे मच का प्रयोग होता है जी। वैसे ये दूसरा था कि सी डज नॉट स्पेंड मच टाइम विद हर फैमिली। तो टाइम को क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। वही नेक्स्ट है ड्रंक ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट। जैसे कि जो पियक्कड़ या पियक्कड़ बोल सकते हैं, जो पीकर ड्राइविंग करता है उसके कई कारण हो जाते हैं एक्सीडेंट होने के। तो एक्सीडेंट होने के कारणों को हम तो गिन सकते हैं ना कि कितने हमारे हो गए हैं कितने नहीं हुए। इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट को हम गिन सकते हैं कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है, नाउन है ना। तो मैंने इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मैंने का प्रयोग किया है। इसमें एक सीधी चीज़ हमें यही याद रखनी है कि जो मच आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा, और जो मैनी आएगा वो काउंटेबल नाउन के लिए होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा हमारा है ऑल एंड होल। देखिए ऑल का मतलब होता है सब और होल का अर्थ होता है संपूर्ण। तो देखिए पहला हम देखते हैं ऑल का अर्थ, ऑल का अर्थ सब है। यह ऐसी संख्या अथवा मात्रा को व्यक्त करता है जिसे अलग अलग किया जा सके, जिसको अलग अलग किया जा सके। और दूसरा है होल का अर्थ संपूर्ण या एंटायर या कंप्लीट बोल सकते हैं इंग्लिश में। यह संपूर्णता को व्यक्त करता है। देखिए ऑल का प्रयोग ऐसा होता है जैसे कि कोई चीज़ होती है, अगर हम उसे अलग उसकी संख्या या मात्रा को व्यक्त करता है जिसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम अच्छे से समझेंगे। और होल का अर्थ होता है कि वह संपूर्णता को दर्शाता है कि ये पूरी है। तो आइए हम देखते हैं आई हैव ऑल बुक्स इन माई बैग। इसकी मेरे बैग में सारी बुकें हैं। तो सारी बुकें कितनी हैं? क्या आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सभी है ना, कि मेरे पास सभी बुक मेरे बैग में हैं। तो हम उन्हें गिन सकते हैं, अलग अलग गिन सकते हैं, क्या मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट। तो क्या था, ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट, क्या सभी प्लेयर ने
अपना बेस्ट दिया है पूरा। देखिए ऐसा है कि जो ऑल होता है ना, वो उन चीज़ों को दिखा देता है कि हाँ, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा था अलग अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि है कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज़, यानी कि मैंने सारे आम खा लिए। और एक अकेला आम रखा है और उसमें मैं लिखा है आई हैव ईटन होल मैंगो। इसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें ये था कि मैंने सारे आम खा लिए, एक वहाँ पे एक आम नहीं था, वहाँ पे एक से अधिक आम थे, तो मैंने सारे आम खा लिए। अब वहीं पे जब होल का प्रयोग हमने किया तो उसमें पता क्या है, उसमें ये आया कि मैंने पूरे आम को खाया, एक ही आम था बट उसे पूरा खा लिया। क्या उसे सेपरेट कर सकते थे, अलग अलग कर सकते थे? नहीं, उसे काट के अलग किया जा सकता, काट कर अलग किया जा सकता था, बट नहीं, इसमें बोला ये था कि उस चीज़ों को भी अलग करना था। क्या उसे अलग किया हमने? नहीं किया। हाँ, जब ऑल वाला था ना, ऑल में जैसे कि मैंने सारे आम खा लिए तो वहाँ पे एक तो था नहीं, अलग थे, कई मैंगो थे ना, तो उन्हें तो हम अलग भी कर सकते थे ना। हाँ, कर सकते थे। और यही इसका उल्टा है, जब कोई चीज़ एक चीज़ होती है ना, और क्या बोलते हैं, उसको पूरा ही हम यूज करते हैं, तब हम करते हैं होल का प्रयोग। जैसे कि आई शुड नॉट हैव ईटन होल पैकेट ऑफ मैंगो चिप्स। जैसे कि पैकेट है किसका, पोटैटो चिप्स, यानी कि आलू के चिप्स का पैकेट है, पूरा पैकेट रखा है। अब भाई जो पैकेट है, सॉरी मैंने बाकी गलत बोल दिया, आई शुड नॉट हैव ईटन होल पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, तो मुझे नहीं खाना चाहिए पूरे पैकेट, आलू के चिप्स का पैकेट पूरा नहीं खाना चाहिए। तो इसमें क्या है, पैकेट को होल कर दिया गया है क्योंकि वो सिंगल है ना। यहाँ हम ये भी बोलते हैं सिंगल चीज़ को पैकेट, पैकेट क्या है, सिंगल ही तो है, पैकेट को हम काटेंगे तब अलग होगा, बट मुझे बिना काट के देखना है, इसलिए यहाँ पे हमें होल का प्रयोग होता है। अब हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, जब कोई चीज़ हम खा रहे हैं, यानी कि मैंने बोला था वो वाला एग्जांपल कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज़, तो यहाँ पे क्या था, मैंगो एक था नहीं था, एक से अधिक था। कोई चीज़ है ना, वो अगर एक से अधिक है तब हम वहाँ पे ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर एक ही चीज़ है उसे पूरा खा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, तब हम लगाएंगे होल का प्रयोग। जैसे कि पैकेट है, पैकेट क्या है, एक ही है या एक से अधिक है, पैकेट एक ही है, एक ही को खाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये होता कि एक से अधिक पैकेट होते, तब हम यहाँ पे क्या करते, होल ऑल का प्रयोग कर सकते थे ईजिली। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट हमारा है पाँचवा है लिटिल एंड अ लिटिल। देखिए ये शब्द मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि लिटिल का प्रयोग नॉट मच, नॉट मच का मतलब होता है ना के बराबर, मुश्किल से, मतलब नॉट मच का प्रयोग नहीं, ना के बराबर ही होता है, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं के लिए, अर्थात नेगेटिव अर्थ में होता है। जैसे कि लिटिल का प्रयोग पता क्या है, जब कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में हुए, लगभग ना के बराबर, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, तब हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे क्या है, अ लिटिल, ये यहाँ पे ए बना हुआ है, अ लिटिल का प्रयोग सम थॉट, सम, या थो नॉट मच, इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा नहीं, यानी कि कुछ ज़्यादा नहीं, थो नॉट मच इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब है ज़्यादा नहीं है। अ लिटिल, लिटिल के बाद अ लिटिल आता है, जैसे कि कोई चीज़ ना के बराबर है, अगर ना के बराबर से ज़्यादा है तब हम अ लिटिल का प्रयोग करते हैं कि कोई चीज़ है, लेकिन ये नहीं दर्शाता रहा कि है ही नहीं। लिटिल में क्या, लिटिल वाले केस में क्या आता है कि कोई चीज़ है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। और अ लिटिल का में क्या ऐसा होता है कि कोई चीज़ है, मतलब हमें दिख रही है साफ साफ, हाँ है, और उसका यूज भी थोड़ा सा हो सकता है। तो वही है कि लिटिल नेगेटिव, इसे वो नेगेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें ना के बराबर चीज़ होती है, और अ लिटिल को पॉजिटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि लिटिल से ज़्यादा अ लिटिल में चीज़ होती है। जैसे कि आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, वी हैव लिटिल चेंज ऑफ विनिंग, हमें
जैसे कि इसका अर्थ है कि हमारे पास जीत का बहुत कम बदलाव है, यानी कि जीत के लिए बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, लगभग ना के बराबर ही चांसेस हैं क्या जीतने के। जब बहुत ही ना के बराबर चांसेस है तो क्या लिटिल ही तो लगाएंगे। आ लिटिल का मतलब होता है कि हाँ मेरे पास चांसेस हैं तो आ लिटिल लगाते। ओके, सी एडेड लिटिल शुगर एंड मिल्क टू हर टी, जैसे कि उसने अपनी चाय में ना के बराबर दूध और शुगर मिलाया है। वहीं पे आ लिटिल बात होती तो हाँ उसने मतलब भरपूर मात्रा में मतलब इतनी बना लिया है कि हाँ आराम से हो पाएगा एडजस्ट। तो क्या, सी गेव मी अ लिटिल एडवाइस, यानी कि कोई सलाह दे रहा है, लगभग ना के बराबर तो नहीं दी, उसने अच्छी सलाह दी यानी कि ज़्यादा सलाह दी। यहाँ पे सिर्फ लिटिल होता कि लिटिल एडवाइस, तो उसने लगभग ना के बराबर मुझे बताया। और यहाँ पे हमने कर दिया आ लिटिल, तो यानी कि उसने मुझे सलाह दी, कुछ अधिक दी, कम नहीं दी। आई होप ये समझ में आया होगा। लिटिल का प्रयोग जब करते हैं जब कोई चीज़ ना के बराबर होती है, और आ लिटिल का प्रयोग जब करते हैं जब कोई चीज़ उससे अधिक हो, ना के बराबर से ज़्यादा हो। ज़्यादा नहीं, आ लिटिल से ज़्यादा हो। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसका एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, और इम्पोर्टेंट भी है, कि लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग पता कब किया जाता है, जब कोई चीज़ लिक्विड वगैरह में हो जिसे गिना ना जा सके, तब हम लिटिल या अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। जिसे ना गिना जा सके तब हम प्रयोग करते हैं लिटिल या अन लिटिल का। ये नोट पॉइंट में डालकर लिख लेना। ओके, अब हम देखते हैं छठा एंड लास्ट पॉइंट। तो हमारा छठा है फ्यू एंड अ फ्यू। तो देखिए ये भी लिटिल और अ लिटिल की तरह है, बट इसमें क्या है, इसमें संख्या को दर्शा दिया जाता है, उसमें संख्या को नहीं दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या है, ये शब्द संख्या के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और उसमें मात्रा में, मात्रा उसमें पहला पॉइंट लिखा था ना मात्रा, यहाँ पे लिखा है संख्या। तो वहाँ पे मात्रा का था, लिक्विड वगैरह का था, उसमें लिक्विड होती थी, संख्या नहीं होती थी। और इसमें क्या है, संख्या व्यक्त होती थी, यानी कि लिक्विड क्या, मैं वहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे संख्या नहीं होगी लिटिल में। और फ्यू में या फ्यू में संख्या व्यक्त होती है। जैसे फ्यू का प्रयोग बहुत ही कम, यानी अर्थात ना के बराबर ही होता है, तथा वही अफ्यू का प्रयोग बहुत कम परंतु निश्चित के लिए किया जाता है। वही सेम उसी की तरह है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें संख्या थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि हाँ ये फिक्स है, बस उसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे कि फ्यू ऑफ देम हैव कॉल्ड मी, यानी कि उनमें से कुछ ने मुझे बुलाया। तो क्या है उसमें से, ये तो हमें पता है ना कितने लोग वहाँ पे होंगे, तो क्लियर होगा ना कि उनमें से कुछ लोगों ने बुलाया मुझे। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि, लेकिन फ्यू है यानी कि बहुत ही कम ही लोग होंगे ना। वैसा तो नहीं कुछ लोगों को हम गिन ही नहीं सकते, उनकी संख्या है भाई, वो क्वांटिटी नहीं है। लोग, चीज़ को समझो, लोग जो हैं वह क्वांटिटी यानी कि मात्रा नहीं है, वह संख्या है, नंबर है, उन्हें गिन सकते हैं। फ्यू प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व टुडे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, क्या उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम को, तो कुछ प्रॉब्लम है उसे हम गिन सकते हैं भाई। वही आई एम गोइंग टू आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं फ्यू डेज। फ्यू डेज का मतलब एक दो दिन लगभग ये मानो, या फिर एक ही दिन। और फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन है, मतलब उससे अधिक दिन है, कम दिन नहीं है, बस उससे ज़्यादा दिन है। वही लिटिल या लिटिल को बोल सकते हैं। फ्यू को हम लिटिल बोल सकते हैं, अ फ्यू को अ लिटिल बोल सकते हैं, बट वो संख्या के लिए, ये संख्या के लिए और वो संख्या के लिए नहीं होता है। अ फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो, यानी कि कुछ स्टूडेंट जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई स्टूडेंट मात्रा नहीं है, संख्या है, ये चीज़ याद रखना। स्टूडेंट मात्रा है, संख्या नहीं है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एडजेक्टिव आज हमारा ख़त्म होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू, सब समझ में आया होगा। एंड थैंक यू, धन्यवाद।